नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, राजस्थान के इतिहास के तहत जो हमने कल की क्लास में जो नया चैप्टर शुरू किया था राजपूत प्रशासन, हमने देखा मध्ययुगीन जो राजस्थान में जो हम देखते हैं कि राजपूतों का राज्य रहता है, जिसके तहत राजपूतों के विभिन्न छोटे छोटे रियासतें और राज्य रहते हैं। तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने सामंतीय व्यवस्था, सामंत प्रथा की अवधारणा के बारे में कल जिक्र किया था। सामंत व्यवस्था क्या होती है, प्रशासन में इसकी क्या भूमिका होती है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो सामंतीय व्यवस्था के बारे में, जिसके तहत हम जानेंगे कि जो सामंत की भूमिका क्या रहती थी जो राजपूत प्रशासन के तहत, राजपूत राज्यों के तहत, और जो इसकी भूमिका और सामंतों के कर्तव्य क्या रहते, राजा की क्या भूमिका रहती थी सामंतीय व्यवस्था के तहत, और इसके प्रति जो सामंतों के राजा के प्रति क्या कर्तव्य थे और जो राजा के सामंतों के प्रति क्या कर्तव्य थे। ये सामंतीय व्यवस्था किस आधार पर काम करती थी और कौन कौन से व्यक्तियों को जो सामंत नियुक्त किया जाता था, उसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने जो राज्य की अवधारणा के बारे में बात की थी। राजपूत राज्य जो विभिन्न कुलों के द्वारा जो राजपूत राज्यों की स्थापना की गई थी, जो आमेर राज्य जयपुर वाला जो किसके, राजपूतों के कच्छावा वंश के द्वारा किया गया था उसकी स्थापना। उसके अलावा जो सिसोदिया वंश के जो मेवाड़ राज्य की स्थापना की जाती है, और उसके अलावा जो मारवाड़ राज्य की किसकी स्थापना, किसके द्वारा, जो राठौड़ राजपूतों के द्वारा की जाती थी। अब जो इनके क्षेत्र में जो बात की जाए, जो इनका राज्य होता था, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इनके द्वारा जो एक सामंतीय व्यवस्था, जो सिस्टम प्रणाली को क्या किया गया, डेवलप किया गया। मूलतः इसके इतिहास के बारे में हमने कल बात की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कब होती है। मूलतः देखा जाए तो राजस्थान में राजपूत राज्यों के साथ ही जो सामंतीय व्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत हमने देखा कि राज्य में जो सर्वोच्च कौन होता था, सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान किसका, राजा का होता था। लेकिन राजा के पश्चात किसी राज्य में जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था वह किसका, सामंतों का माना जाता। सामंतों की सहायता से ही राजा के द्वारा जो क्या किया जाता, प्रशासन किया जाता था, शासन किया जाता था। अब ये प्रशासन में इनकी क्या क्या भूमिका रहती थी, किस तरीके से शासन में जो इनके द्वारा जो राजा का सहयोग किया जाता था सामंतों के द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले राज्य के संगठन की बात की जाए। राज्य का संगठन कुलीय भावना पर आधारित होता था। कुलीय भावना की बात की जाए तो मुख्यतः जो मुख्य पदों पे, जो सामंतीय पदों पे जो नियुक्ति किसकी की जाती, तो राजा के जो कुल के लोग होते हैं उन्हीं को सामंत बनाया जाता। जैसे हमने बात की थी, जो राज्य होता था जिसमें सीधा राजा के हाथ में जो प्रशासन और नियंत्रण होता, वो क्षेत्र खालसा कहलाता था। उसके अलावा जो राज्य के विभिन्न प्रांतों की जो जिम्मेदारी किसको दे दी जाती थी, जिन व्यक्तियों को दी जाती थी शासन की, प्रशासन की, वो सामंत कहलाते थे। और वो क्षेत्र क्या, जागीर कहलाता था। और उस पर जो प्रशासन करने वाला व्यक्ति कौन होता था, जागीरदार होता। जो युद्धकालीन परिस्थितियों में भी हमने बात की थी कि इन्हीं सामंतों के द्वारा जो राज्य की सहायता की जाती थी। अब इसमें जो सामंत की क्या ड्यूटी है, राजा के पास कौन कौन से अधिकार है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राज्य की बात की जाए तो संपूर्ण राज्य को राजा का, सिर्फ राजा की संपत्ति नहीं मानी जाती थी। जो कुलीय भावना पे सभी एक कुल के लोग होते, तो संपूर्ण राज्य को इनके द्वारा, सामंतों के द्वारा जो अपनी पैतृक संपत्ति माना जाता था। संपूर्ण राज्यों को सभी सामंतों की जो धरोहर माना जाता था। अब युद्धकालीन परिस्थिति में अगर राज्य की सीमाओं का विस्तार होता है तो अतिरिक्त जो राज्य का क्षेत्र बढ़ता है, उस क्षेत्र पे भी सभी सामंतों का जो बराबर क्या होता है, हक और दावा होता है। तो इन परिस्थितियों में जो राज्य है, जो शासक की इसमें जो भूमिका होती है, शासक का जो रोल होता है, वह उस मतलब एक राज्य एक ट्रस्ट की तरह होता है। शासक उसकी क्या है, सार संभाल करने वाला होता है। और ये सामूहिक संपत्ति किसकी मानी जाती, क्योंकि एक ही कुल के लोग होते हैं। सामंत है जो राजा का जो कुल है, उसी कुल के लोग होते थे। अगर सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय पदों पे जो अपने कुलीय, जो परिवारजन, स्वजन लोग होते राजा के, उन्हीं की नियुक्ति की जाती थी। अगर बात की जाए, उन्हीं को सामंत बनाए। सामंत को अगर साधारण भाषा में देखें तो साधारण भाषा में आप समझ सकते हो, जिन प्रांतों पे राजा के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती थी, जिन लोगों की वहाँ का जो शासन प्रशासन देखने के लिए, वहाँ का राजस्व एकत्रित करने के लिए, उन लोगों को सामंत कहा जाता था। और वो क्या होती थी, छोटे छोटे प्रांत, जागीरें कहलाती थी। तो
सामंत का राजा के साथ संबंध बात की जाए, सामंतों का रक्त संबंध होता था, बंधुत्व की भावना, ये आपस में, जैसे राठौड़ राजपूतों की बात की जाए, राठौड़ों के द्वारा जो अपनी बंधुत्व की भावना के कारण ही जो मारवाड़ राज्य की स्थापना कर दी जाती है। और इसमें राजा की क्या हैसियत रहती है, अगर बात की जाए राजा की हैसियत क्या रहती है, तो हैसियत की बात की जाए तो राजा समकक्षों में प्रथम, जैसे कि हम बात की जाए अफगान शासक होते हैं, अफगान शासक जो लोधी वंश की स्थापना की जाती, तो अफ़गान शासकों के द्वारा, जो अफ़गान लोगों के द्वारा जो राजा को यही माना जाता था कि समकक्षों में प्रथम है, सारे एक है लेकिन ये हमारे में से प्रथम व्यक्ति माना। यही जो है, यही प्रथा हमें जो यहाँ देखने की मिलती है सामंती व्यवस्था में, कि बराबर वालों में कौन होगा, प्रथम है। सारे जो सामंत और ये जो शासक है जो एक ही कुल के होने के कारण अपने आप को बराबर मानते, लेकिन राजा को अपना मुखिया मानते थे, इसलिए वो बराबर वालों में जो प्रथम उसे माना जाता था। महत्वपूर्ण विश्वसनीय पदों पे जो इन सामंतों की जो नियुक्ति होती थी, जो ये सामंत कौन होते, तो ये स्वजातीय सामंत होते हैं, स्वकुलीय सामंत, उन्हीं लोगों को नियुक्त किया। हालांकि जो दूसरे राजपूतों को भी उनकी जो बात की जाए, उनके कार्य को देखते हुए या उनकी जो जिम्मेदारियों को देखते हुए दूसरे जो राजपूतों को भी जो नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो इसी दौरान अगर बात की जाए अन्य कुल के जो राजपूत होते हैं उनको भी जो उनकी सेवाओं को देखते हुए जो सामंत के रूप में नियुक्त किया जाता था, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाती थी, अपने स्वकुलीय लोगों, यानी राठौड़ शासक है, मान लो जोधपुर वाले राठौड़ शासक है, तो ये राठौड़ों को ही जो ज़्यादा पहले जो तवज्जो देंगे और उन्हीं को सामंत बनाएंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, राठौड़ों के द्वारा जो सिसोदिया वंश के किसी व्यक्ति को भी सामंत बनाया जा सकता है, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी, राठौड़ों को दी जाएगी सामंती व्यवस्था में। अगर बात की जाए अब इनकी क्या क्या रोल होता है, जो बात की प्रशासन में उसकी भी बात करें तो अन्य राजपूतों को जागीर दी जाती थी। इसके अलावा जो शासक राजा होता था उसके जो अन्य बेटे होते थे और उसके अलावा जो भाई बंधु होते थे उनको अपना जीवन यापन करने के लिए जो वंशानुगत जागीरें प्रदान की जाती थी, जिन पे उनका क्या वंशानुगत अधिकार चलता जाता था, तो ये जागीरें प्रदान कर दी जाती थी और जिसको जागीर प्रदान की जाती वो क्या, वहाँ का सामंत कहलाता। ठीक है, इसके अलावा जो शासक को जो सम्मान के तौर पे अगर बात की जाए सामंतों के द्वारा जो क्या कहा जाता था, बाप जी कहा जाता था। अब ये बाप जी क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये उनके वंश का क्या होता, मुखिया होने के कारण। वंश का मुखिया जैसे कौन होगा, राठौड़ों का वंश का मुखिया, तो शासक कोई होगा तो उसे अपने वंश का मुखिया माना जाए, इसलिए उसे सम्मान के तौर पे क्या कहा जाएगा, बाप जी कहा जाएगा। सामंतों की भूमिका की अगर बात की जाए तो युद्धकालीन परिस्थितियों में राजा को जो सहायता कौन देते थे, सामंत ही देते थे, अपनी सेना सहित पहुँचते थे। और उसके अलावा जो राज्य को पैतृक संपत्ति मानते हुए उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। और जब स्वकुलीय जो स्वकुल की भावना होती थी तो युद्ध काल के दौरान जो अपना सर्वस्व और जो न्यौछावर करने के लिए और त्याग की भावना हमें इन सामंतों के अंदर देखने को मिलती है अगर बात की जाए। और ऐसी परिस्थिति में जो सामंत है, जो सामंतों का रोल अगर बात की जाए तो सामंत जो शासन संचालन में किसकी सहायता करते थे, शासक ही करते थे। और शासक बगैर सलाह मशवरे के, बगैर परामर्श के, सामंतों की सहमति के बगैर कोई भी कार्य नहीं करता था। ये कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था अगर बात की जाए। जैसा कि हम देखो उत्तराधिकारी का निर्णय भी जो सामंतों की सहमति के द्वारा लिया जाता था। अगर किसी शासक का कोई पुत्र अयोग्य हो तो उसके अलावा उस पुत्र को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को जो उत्तराधिकारी बनाया जाता था। तो इन परिस्थितियों में जो यहाँ परामर्श किसके द्वारा, जो सामंतों के द्वारा परामर्श लिया जाता था। कर्नल टोड ने ये सामंती व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए अपना स्टेटमेंट दिया। उनका कहना है कि कर्नल टोड के अनुसार हम देखते हैं कि सामंती व्यवस्था क्या होती है, सामंत प्रणाली क्या होती है। सामंत व्यवस्था का मूल सिद्धांत ये है कि ये कर्नल टोड कहते हैं कि सामंत व्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है कि राजा आश्रय दे तथा सामंत अपने राजा के प्रति निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। यानी जो राजा के द्वारा, शासक के द्वारा किसको आश्रय दिया जाएगा, सामंतों को आश्रय दिया जाएगा, उनको जागीरें दी जाएगी, लेकिन सामंतों की उनके प्रति, जो राजा के प्रति क्या होगी, जो जिम्मेदारी होगी कि वह अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। ये बात किसके द्वारा की गई है, कर्नल टोड के द्वारा कही गई है। और ये कर्नल टोड कहते हैं कि ये सिद्धांत अगर भंग हो जाता है तो एक अपनी भूमि तथा दूसरा पक्ष अपना प्रभुत्व व अधिकार खो सकता है। इस सिद्धांत पे सामंतीय प्रणाली है कि राजा तो उनको आश्रय देगा और उसके बदले में जो क्या है, जो सामंत अपने जो राजा के प्रति निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगर ये सिद्धांत भंग हो जाता है तो एक व्यक्ति तो अपनी भूमि खो देगा,
एक व्यक्ति अपनी भूमि कौन खो देगा? जो जागीरदार सामंत होगा वह भूमि खो देगा। और जो अगर बात की जाए उसके अलावा जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष क्या खो देगा? अगर बात की जाए तो दूसरा पक्ष है जो प्रभुत्व एवं अधिकार खो देगा, अपना प्रभुत्व एवं अधिकार खो देगा। ये तो दोनों तरफ से जो तालमेल और समझौता होना बहुत ही जरूरी है। शासक अपने सामंतों के विशेषाधिकारों का सम्मान करे तथा सामंत अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये इस समझौते के तहत ये सामंतीय व्यवस्था और सामंतीय प्रणाली हमें देखने को मिलती है। इसमें सामंत की अगर भूमिका की बात की जाए तो ये जो मान लो ये राज्य पूरा एक जो शिविर है, टेंट लगा हुआ है, जिसमें टेंट में जो मुख्य भूमिका किसकी होती है? शासक की होती है मुख्य भूमिका। यानी जो ये टेंट इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। इसमें मुख्य बीच वाला जो खंभा होता है वह आधार कौन होगा? शासक होगा। और उसके अलावा जो इस टेंट में जो दो अन्य खूंटियाँ होगी जो बांधने के लिए टेंट को, खंभा तो खंभे की जगह, लेकिन टेंट में जो खूंटियाँ भी होगी जो क्या करेंगे? टेंट को बांधेंगे। तो वही जो भूमिका किसकी रहती है? जो सामंत की रहती है। यानी कि सामंत के बगैर राजा का कोई अस्तित्व नहीं है, और जो राजा का अगर बात की जाए तो सामंतों के बगैर कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने सामंतीय व्यवस्था के बारे में बात की थी। सामंतीय प्रणाली क्या होती है, जिसके तहत हम देखते हैं कौन कौन से व्यक्तियों के द्वारा, कौन कौन से व्यक्तियों को जो सामंत नियुक्त किया जाता था, इसके लिए कौन कौन से जो निर्धारित कर्तव्य तय किए जाते थे सामंतों की युद्धकालीन परिस्थिति में, और सामंत की भूमिका राज्य में क्या होती है। हमने जाना किस तरीके से जो सामंत है जो संपूर्ण राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति मानते थे, और ये जो सामूहिक धरोहर उनकी मानी जाती। हालांकि शासक की बात की जाए तो शासक राज्य में सबसे सर्वोच्च और महत्वपूर्ण होता। उसके पश्चात जो कोई व्यक्ति होता तो वह कौन होता था? सामंत होता था। और ये सामंतीय प्रणाली के बारे में जो कर्नल टोड ने काफ़ी जो स्पष्ट रूप से बताया कि ये जो सामंतीय प्रणाली सिद्धांत किस पे आधारित होता है कि राजा तो सामंतों को क्या देगा? आश्रय देगा, और उसके बदले में सामंत अपने राजा के प्रति निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें। निर्धारित कर्तव्यों की बात की जाए तो संकटकालीन युद्धकालीन परिस्थिति में सामंत है जो सैन्य सहायता किसको देंगे? राज्य को देंगे। उसके अलावा बात की जाए तो शासन संचालन में परामर्श और सहयोग किसके द्वारा दिया जाएगा? जो सामंतों के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि सामंत है जो शासक अपने सामंतों के विशेषाधिकार को सम्मान करेगा। आपसी तालमेल से जो राज्य का प्रशासन जो संचालित होगा, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? जो एक शासक की होती है और सामंत की भी होती है। तो आपसी तालमेल और सहयोग से ही जो क्या राज्य का शासन संचालित होगा। उसके अलावा विशेषाधिकार सम्मान करे, शासक अपने सामंतों के विशेषाधिकारों का सम्मान करे तथा सामंत अपने कर्तव्यों का पालन करे। और जिस तरीके से जो उदाहरण के तौर पे ये बात हमें देखने को मिलती है कि एक शासक का क्या रोल होता है और एक सामंत का क्या, यानी कि जो राज्य तो एक शिविर यानी कि एक टेंट की तरह होता है, जिस टेंट में जो बीच वाला खंभा होता है वही एक शासक होता है, और उसके अलावा जो चारों तरफ की खूंटियाँ होती है वह क्या होते हैं? सामंत होती है। यानी एक दूसरे के बगैर किसी का कोई अस्तित्व और वजूद नहीं होता। तो ये है सामंतीय व्यवस्था और प्रणाली। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।